ऑलराइट जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा चैप्टर चल रहा है लीवरेजेस, और लीवरेजेस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी अबाउट फाइनेंशियल लीवरेज। सो फार हम ऑपरेटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल लीवरेज डिस्कस कर चुके हैं। कैन यू प्लीज रिमाइंड मी, ऑपरेटिंग लीवरेज का पहला फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआई। और अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करें तो ये परसेंटेज चेंज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड अगर मैं आपसे फाइनेंशियल लीवरेज की बात करूं, फाइनेंशियल लीवरेज, हाँ जी, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला और माइनस प्रेफरेंस, माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको आप प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड बोल सकते हो, ठीक है। और इसका परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला उल्टा बोल रहे हो, परसेंटेज चेंज ही नहीं है, परसेंटेज चेंज है ईबीआईटी। ये लीवरेज बताती है, अगर ईबीआईटी चेंज हो गया तो ईपीएस कितना चेंज होगा। ठीक है जी, ऑलराइट। अब मैंने आपको एक ही होमवर्क में क्वेश्चन असाइन किया था, क्वेश्चन नंबर 9। आपने 8 कर लिया, क्या बात है, अच्छी बात है। 8 बड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था। 9th में ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज के आंसर चेक कीजिए। कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग यील्ड रेशो, पीई रेशो 8 टाइम्स, टाइम्स में आता है ये। नेट फंड फ्लो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। जिन्होंने नहीं किया वो या अपने आंसर्स फटाफट से नोट कर सकते हैं। पीई रेशो मतलब प्राइस अर्निंग रेशो, ठीक है। व्हाट डज इट डिनोट? वैसे इसको हम रेशो एनालिसिस चैप्टर में पढ़ते हैं, बट अगर हमको किसी एक इक्विटी शेयर की पीई रेशो मालूम है, कहीं ना कहीं हम उसकी वैल्यूएशन को लेकर बोल सकते हैं कि विज़िबल अर्निंग्स, ईपीएस, क्या ये मार्केट प्राइस ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। मतलब जिन शेयर्स की पीई रेशो बहुत बढ़ चढ़ के है, मतलब एक्सट्रीमली ज्यादा है, तो डर लगता है कि कहीं वो शेयर विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ओवर वैल्यू तो नहीं चल रहा मार्केट में, क्योंकि उसका फिर प्राइस बहुत ज्यादा है, ईपीएस ज्यादा खास नहीं होगा तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पीई रेशो उस चीज को डिनोट करता है। बाय फॉर्मूला इट इज प्राइस अर्निंग्स है, तो नाम में एमपीएस अपॉन ईपीएस। ठीक हो गया, ओके। चलिए, हमारे इस टॉपिक में अब एक अलग से क्वेश्चन आएगा जो कि श्लोके ऑलरेडी करके बैठे हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी, प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट्स। अब आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दे रहा है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। कंपनी ए की फाइनेंशियल लीवरेज दे दी और कंपनी बी की ऑपरेटिंग लीवरेज दे दी, इनकम टैक्स रेट दे रहे हैं और सेल्स वैल्यू दे रहे हैं, और आपसे बोल रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट तैयार करो। हाउ टू गो अबाउट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस? हम अपनी तरफ से इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, और जो जो फिगर्स अवेलेबल है एटलीस्ट वो तो हम प्लॉट कर ही सकते हैं। चलिए भी मेरे साथ साथ स्टार्ट करेंगे। वैसे प्लीज गिव मी अ मोमेंट, स्क्रीन शेयरिंग 1 मिनट के लिए स्टॉप होगी। मीनवाइल आप लोग इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट तैयार कीजिए अपने पास इन क्वेश्चन नंबर 8। जी, क्वेश्चन नंबर 8, इनकम स्टेटमेंट। मेरे साथ साथ सभी लोग स्टार्ट करेंगे। पर्टिकुलर्स, एक ही स्टेटमेंट में कंपनी ए और कंपनी बी। सेल्स,
सेल्स में से माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास आया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करो फिक्स्ड कॉस्ट, मेरे पास आया ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस करोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो ईबीटी आ जाएगा। टैक्स रेट मेंशन है, हाँ जी मेंशन है, दोनों कंपनीज में 30%, तो ये ईएटी आ जाएगा। एंड बच्चे मैं देख पा रही हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड फिलहाल इसका कोई रोल नहीं होगा। चलो एनीवे आप जगह छोड़ दो, अगर आपको लगता है प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, मेरे हिसाब से नहीं आ रहा। अगर नहीं भी आता तो चलो कोई बात नहीं, ये मेरा अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम अपनी इनकम स्टेटमेंट यहीं पर आकर खत्म कर सकते हैं। वी डू नॉट हैव नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अवेलेबल विद अस, ठीक है। वैसे तो यहीं पर ही खत्म हो रही है, ईएटी पर ही खत्म हो रही है इनकम स्टेटमेंट। चलिए जो जो फिगर्स अवेलेबल है वो फिट कर दीजिए। वेरिएबल कॉस्ट, इधर फिक्स्ड कॉस्ट, फिर इंटरेस्ट भी अवेलेबल है, कंपनी ए की बात कर रहे हैं, और कंपनी बी में इंटरेस्ट अवेलेबल है, और वेरिएबल कॉस्ट है 60% ऑफ सेल्स। इधर सेल्स भी अवेलेबल है 1,05,000, तो इसका 1,05,000 का 60% कितना हो गया, ये नेगेटिव में हो गया, तो कंट्रीब्यूशन आ गई 42,000। हाँ जी, अब हमने कौन सी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया, कंपनी ए में फाइनेंशियल लीवरेज और कंपनी बी में ऑपरेटिंग लीवरेज। आप पहले कंपनी ए की फाइनेंशियल लीवरेज पकड़ लो। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट में डिटेल्स डाल दें। आप वर्किंग नोट नंबर 1 में गए और हमने हेडिंग डाली कंपनी ए की, और हमने वहां पर लिखा फाइनेंशियल लीवरेज। वैसे फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, ईपीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। यस, तब हमको यहाँ पर ना काम सॉल्व करने के लिए अज्यूम करना होगा देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो फॉर्मूला सिंप्लीफाई होकर क्या रह जाएगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है। क्या हम ईबीटी को ये भी बोल सकते हैं, इट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, बोल सकते हैं जी ईबीटी को, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। एंड बाय दिस फॉर्मूला सॉल्व कीजिए। फाइनेंशियल लीवरेज 5 है, हमें ईबीआईटी नहीं मालूम, ठीक है, बट हमें इंटरेस्ट मालूम है, इंटरेस्ट कितना है 12,000। सॉल्व दिस फॉर ईबीआईटी 15,000, ईबीआईटी यहाँ पर 15,000 मुझे बताया जा रहा है, सभी लोग कैलकुलेट करके चेक कीजिए। उषा, आप ये फॉर्मूलाज वाली चीजें तो पिछली क्लासेस में डिस्कस है, बट जो ये इनकम स्टेटमेंट है मैं समझती हूँ ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं होती, क्योंकि ये तो अकाउंट्स वगैरह में भी हम पढ़ते आते हैं। तो बस फॉर्मूला वगैरह आप नोट करते जाइए, जब आप बैकअप देख लेंगे तो आप एट पार पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। ईबीआईटी सभी के पास आ गया 15,000, और इस 15,000 को अपनी इनकम स्टेटमेंट में फिट कीजिए। हाँ जी, ईबीआईटी 15,000 आ रहा है, पहले तो ईबीटी कितना 3,000, टैक्स माइनस किया 900, तो ईएटी बच गया 2,100। लाइक आई सेड, हम यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ईएटी पर ही आकर इनकम स्टेटमेंट रोक सकते हैं। अगर आप इसको अपवर्ड सॉल्व करेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है 35,000 और सेल्स आ गया 91,000। लो जी, कंपनी ए की इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, कंपनी ए की इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। कंपनी बी में हमको ऑपरेटिंग लीवरेज बताएगा, तो वर्किंग नोट इस हिसाब से बनेगा। चलिए, हाँ जी, हमने ये अज्यूम किया कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज निल, तो ये वाला जो रेड बॉक्स में मैंने क्वेश्चन लिखा है ये निल हो जाएगा, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। वर्किंग नोट नंबर 2, फॉर कंपनी बी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है ऑपरेटिंग लीवरेज की, और ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज है कितनी 4, कंट्रीब्यूशन 42,000 कैलकुलेटेड है, ईबीआईटी आ जाएगा 10,500, ईबीआईटी आ रहा है 10,500,
और इस ईबीआईटी को आपने इनकम स्टेटमेंट में लेकर गए 10,500, दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट कितनी आई? 31,500। ईबीटी इज 1,500। चलो, कंपनी बी की इनकम स्टेटमेंट की कंप्लीट हो गई है। हाँ जी। इसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 12 टेकअप करना है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 12 हैज टू बी टेकन अप। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए एंड डी। आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है। एक्चुअली इसका पूरा नाम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो या तो ये परसेंटेज में आता है या इस तरीके से फ्रैक्शंस में दे देंगे। एंड सिग्निफिकेंस क्या है इस चैप्टर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो की? किसी को कुछ याद है? ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का रेसिप्रोकल होता है। दैट मींस ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी ए की कितनी आ गई? 5 टाइम्स। और कंपनी बी की 4 टाइम्स। क्लियर है ये? ठीक है। इंटरेस्ट गिवन है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो गिवन है। पीवी रेशो। पीवी रेशो की डेफिनेशन क्या होती है? कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। फाइनेंशियल लीवरेज गिवन है, टैक्स रेट गिवन है। चलिए जी, पिछले क्वेश्चन की तरह एक ब्लैंक स्टेटमेंट तैयार कीजिए और उसके बाद वर्किंग नोट्स बनाइए। पहला ट्राई आपकी तरफ से होगा। जो चीज पता करने वाली थी मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला ट्राई आपकी तरफ से ही है जी। मैं आपको बता दूंगी बाद में कैसे बनेगा, वर्किंग नोट्स क्या क्या बनेंगे, बट ट्राई कीजिए। ये इनकम स्टेटमेंट भी ईयर की तक ही बनेगी।
हाँ जी, स्टार्ट कर लिया वर्किंग नोट सभी ने। कौन सा वर्किंग नोट पहले बन रहा है, कौन सी लीवरेज को यूज, फाइनेंशियल लीवरेज को लेकर, बिकॉज दी ओनली रुपी वैल्यू अवेलेबल वाज 3000। तो इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंशियल लीवरेज पर इम्पैक्ट डालती है, तो पहला वर्किंग नोट फाइनेंशियल लीवरेज का बनेगा। हाँ जी, फाइनेंशियल लीवरेज आपने लिखा उसका फॉर्मूला। अगेन assuming that there is no preference dividend, सिंप्लीफाई होकर ये रह जाता है EBIT अपॉन EBT। एंड अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। फिर आपने इसको सॉल्व किया फॉर कंपनी ए। कंपनी ए की फाइनेंशियल लीवरेज कितनी है, 4 टाइम्स EBIT अपॉन EBIT माइनस उसका इंटरेस्ट कितना था, 3000। तो कंपनी ए का EBIT हमारे पास आ रहा है 4000। ऐसे ही कंपनी बी के लिए सॉल्व कर लीजिए। कंपनी बी में 3 टाइम्स है EBIT और इसका इंटरेस्ट कितना है, 2000। तो जब आपने कंपनी बी का EBIT सॉल्व किया 3000, पहले बताओ सभी के पास ये वर्किंग नोट बन गया और आपने EBIT के रिस्पेक्टिव वैल्यूज अपनी इनकम स्टेटमेंट में फिट की, 4000 एंड 3000। गलत, 2000 है। अरे मैंने नीचे तो ठीक लिखा था ना, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट। ये 1000, ये भी 1000, EAT दोनों जगह 550 आ रहे हैं। खुश, ठीक हो गया। अब ऑपरेटिंग लीवरेज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि EBIT है और ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला रहता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। यहाँ से हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। चलिए जी, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइए। वर्किंग नोट नंबर 2 में आपने पहले तो ये बताया कि ऑपरेटिंग लीवरेज इज रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, और फिर आपने बताया कि वैसे ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। और फिर आपने स्पेसिफिकली केस सॉल्व किया फॉर कंपनी ए। तो आपको पता है कंपनी ए में ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो 1/MOS यानी कि 1/0.25 टाइम्स आ रही है, और यही ऑपरेटिंग लीवरेज, यही 5 टाइम्स ऐसे इसका कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। EBIT कितना कैलकुलेटेड था, 4000। दैट मीन्स कंपनी ए की कंट्रीब्यूशन आ रही है 20,000। सिमिलरली आप सॉल्व कर लीजिए फॉर कंपनी बी, कितनी, 12,000। ऑपरेटिंग लीवरेज इज रेसिप्रोकल ऑफ MOS रेशो, तो वो ऑपरेटिंग लीवरेज का नंबर आ जाएगा और उस नंबर को कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कंपनी बी के लिए 12,000। 4 टाइम्स इसका EBIT कितना था, 3000। कंट्रीब्यूशन आ गई 12,000। 20,000 और 12,000 इनकम स्टेटमेंट में फिट कर दीजिए, 20,000 और 12,000 लिख दीजिए। वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ जी, तो फिक्स्ड कॉस्ट की बैलेंसिंग फिगर कितनी कितनी आ रही है, 16,000 यहाँ और 9,000 है। तो बेसिकली अब क्या रह गया, बस वो सेल से कंट्रीब्यूशन किस चीज का इस्तेमाल होगा, पीवी रेशो का, पीवी रेशो। वैसे आप मुझे बता रहे, वैसे तो वर्किंग नोट में सॉल्व करना है, तो ये 80,000 एंड 36,000। बट वर्किंग नोट में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, आपने बताया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इसका फॉर्मूला रहता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अगर हम कंपनी ए की बात करें
इसकी पीवी रेशो है 25, इसकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास आई हुई है 20,000। तो हमारे पास इसकी सेल वैल्यू आ जाएगी 80 लाख। कंपनी बी 33.33 है, इसकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 12,000। तो सेल्स आ गई 36,000। लीजिए, ठीक है, डन, ओके। ऑलराइट जी, कंप्लीट कर लीजिए अपनी इनकम स्टेटमेंट। अ क्वेश्चन लाइक दिस could be appear in your exam carrying 5 marks, आ सकता है। वेरी वेरी सिंपल। चलिए, ये वैसे ना यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज डायरेक्टली अप्लाई हो रही थी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लग रहा था, बट कई बार इस तरीके से भी सॉल्व करना पड़ जाता है कि मेरे न्यूमरेटर में तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, डिनोमिनेटर में ईबीआईटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कई बार क्वेश्चन सामने से अगर फिक्स कॉस्ट बता के चले तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, डन हो गया। वाइंड अप कर दे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में आपके पास चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एब्सोल्युटली सिमिलर क्वेश्चन, एक ही कंपनी की बात है। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास ईएटी आ रही है 1400, इतना बता सकते हैं, बाकी देख लेना, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे अगर कोई दिक्कत है इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करने में, बट वेरी वेरी सिंपल है। सो इस टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन रह गया? 10th। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर सभी लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। Capital structure of ABC Limited as at 31st March 2015 consisted of ordinary equity share capital of 5 lakh, face value 100 each, and 10% debentures of 5 lakh 100 each. In the year ended with March 15, sales decreased from 60,000 units to 50,000 units. During this year and in the previous year, selling price was 12 per unit and variable cost stood at 8 per unit. Fixed expenses were at 1 lakh per annum. Income tax rate was 30%. We are required to calculate the percentage of decrease in earning per share, degree of operating leverage at 60,000 units and 50,000 units, and degree of financial leverage at 60,000 units and 50,000 units. देखिए, लीवरेज का जो मेजर होता है ना, दैट इज आउटपुट स्पेसिफिक या लेवल स्पेसिफिक। 60,000 यूनिट्स पर जो ऑपरेटिंग लीवरेज आ रही है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम जो 50,000 के लिए अपनी अलग आएगी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लगा के। ऐसे फाइनेंशियल लीवरेज के आंसर भी है, दोनों लेवल ऑफ आउटपुट के लिए अलग अलग होंगे। डिफरेंट ईबीआईटी है तो डिफरेंट फाइनेंशियल लीवरेज तो आएगी। ठीक है जी, तो हमको बस अपना काम स्टार्ट करना है। कैसे काम करते हैं हम? इनकम स्टेटमेंट बनाकर। तो इनकम स्टेटमेंट बनेगी एक 60,000 यूनिट्स के लिए, एक 50,000 यूनिट्स के लिए। चलो जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स 60,000 यूनिट्स एंड 50,000 यूनिट्स। सेल्स, सेलिंग प्राइस कितना है? 12 पर यूनिट। 7,20,000 यूनिट्स एंड इधर आ गए 6 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 8 पर यूनिट, यानी कि 4,80,000 एंड 4 लाख हमारे पास आ गई कॉन्ट्रीब्यूशन। 2,40,000 एंड 2 लाख। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का, वो अमाउंट है 1 लाख की, आपके पास आ जाएगा ईबीआईटी 1,40,000 और 1 लाख। ईबीआईटी में से माइनस करेंगे जब आप इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखिए डिबेंचर्स बता रहे हैं 5 लाख के ऊपर दूसरी लाइन में, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। 50,000 का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं।
तो हमारे पास आ गया जी ईबीटी 90,000 और 50,000। ईबीटी में से माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स रेट है हमारे पास 30%। तो हमारे पास ईएटी आ जाएगा 63,000 एंड 35,000। अब देखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में। ये क्वेश्चन हमें कैपिटल स्ट्रक्चर बता रहा है, वहां पर प्रेफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यही ईएटी ही है हमारा अर्निंग्स फॉर इक्विटी। ठीक है जी, इसको डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। 5,000 कैसे? 5 लाख की टोटल बुक वैल्यू है, पर शेयर फेस वैल्यू है 100। 5,000 हमारे पास ईपीएस आ गया 12.6 एंड 7। 12.6 एंड 7। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हमको गिरती हुई दिखाई दे रही है, कितने परसेंट से गिरी ये बताना है जी। 5.6 से गिरी, कहाँ से गिरी? 12.6 से। 44.44% से आपकी ईपीएस की गई है। चलिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई, उसके बाद सेकेंड और थर्ड रिक्वायरमेंट के आंसर दे दो क्विकली। सेकेंड रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रही है ऑपरेटिंग लीवरेज। इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। 60,000 यूनिट्स पर कंट्रीब्यूशन कितनी थी हमारे पास? 2,40,000 और ईबीआईटी 140 था। ये आंसर कितना आ रहा है? 1.712। अच्छा, और इधर हमारे पास फिगर थी 2 लाख और 1 लाख। 2 टाइम्स, एक्सक्यूज, 2 टाइम्स। हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर आ गया। नहीं, ये नहीं परसेंटेज चेंज निकालना, ये कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है कि ऑपरेटिंग लीवरेज हैज इंक्रीज बाय हाउ मेनी परसेंट। नहीं, इट हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड वो, पर परसेंटेज इंक्रीज वाला इधर कोई रेलेवेंस नहीं। फाइनेंशियल लीवरेज फॉर्मूला पूरा पूरा लिखिए, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। वो अलग बात है, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी रह जाएगा। 60,000 यूनिट्स, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 90,000, 1.56 टाइम्स, और 50,000 यूनिट्स के लिए जी 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, 2 टाइम्स। ठीक है, डन हो गया। ओके, ज्यादा से ज्यादा आपसे ना यहाँ पर एक कमेंट पूछ सकते हैं, कमेंट अबाउट ऑपरेटिंग लीवरेज, कमेंट अबाउट फाइनेंशियल लीवरेज। कमेंट क्या देंगे देखिए, कि ऑपरेटिंग लीवरेज का नंबर बढ़ रहा है, फाइनेंशियल लीवरेज का नंबर भी बढ़ रहा है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारा आउटपुट कम हो गया है। आउटपुट कम होने की वजह से हम बोलते हैं कि हमारा रिस्क बढ़ जाता है, बिजनेस रिस्क भी बढ़ेगा, और यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ गया है। हमको ना सिर्फ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की कवरेज को लेकर रिस्क है, हमको इंटरेस्ट की कवरेज को लेकर भी तो रिस्क है। तो इफ आउटपुट इज डिक्लाइनिंग, ओवरऑल हमारा रिस्क भी बढ़ रहा है। ठीक है, रिस्क बढ़ेगा, लीवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क, तो हेंस ऑब्वियसली लीवरेज का नंबर भी बढ़ेगा। ये कमेंट आ गया जी। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवरऑल रिस्क, मैंने एक वर्ड यूज किया, यही से निकल कर आती है ओवरऑल लीवरेज, जिसका एक और नाम है कंबाइंड लीवरेज। मुझे एक चीज बताओ, आप जब फाइनेंशियल लीवरेज पढ़ते हो, किस चीज का इम्पैक्ट किस पर देखते हो? परसेंटेज चेंज के हिसाब से क्या आता है आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज में?
ईपीएस और ईबीआईटी चेंज होने से ईपीएस पर क्या इम्पैक्ट है? इन दिस क्वेश्चन डेफिनेटली ईपीएस पर इम्पैक्ट है, बट सिर्फ एक ईबीआईटी चेंज होने की वजह से नहीं, शुरुआत से कहाँ पे चेंज हुआ जिसकी वजह से ईपीएस में दिया? आउटपुट। आउटपुट। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लीवरेज वो आउटपुट का इम्पैक्ट ईपीएस पर नहीं बता पाएगी, वो तो ईबीआईटी का इम्पैक्ट बता पाएगी। इट इज कंबाइंड लीवरेज नाउ। कंबाइंड लीवरेज कहती है शुरुआत से देखो देखो आउटपुट कितने परसेंट से गिरा। आप चाहे यूनिट्स का परसेंटेज चेंज देख लो या सेम वैल्यू का देख लो, बात वही है, एक ही बात है। 16.67 है, 16.67 है। तो आउटपुट मेरा गिरा कितने से? 16.67% से, जिसकी वजह से ईपीएस 44.44% से नीचे गिर गई। So this is something which is explained by something called combined leverage. Combined leverage का फिर एक definition कह लीजिए या एक formula कह लीजिए, it is percentage change in EPS due to percentage change in sales. और मेरे पास इधर percentage change in EPS 44.44% था और वो 16.67 था। आप ज्यादा से ज्यादा ना इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सपैंड कर लीजिए, बेटर एक्यूरेसी ऑफ आंसर आता है। कितना नंबर आ रहा है बताना तो? 2.666 टाइम्स। ठीक है जी। अब इस कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ये परसेंटेज चेंज इन ईपीएस किस चीज का न्यूमरेटर था इससे पहले? मतलब कौन सी लीवरेज में न्यूमरेटर बन रहा था ये? फाइनेंशियल लीवरेज, जहां पर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और डिनोमिनेटर में क्या था? अच्छा, ये परसेंटेज चेंज इन सेल्स किस चीज का डिनोमिनेटर था? ऑपरेटिंग लीवरेज। और ऑपरेटिंग लीवरेज के फॉर्मूला में न्यूमरेटर क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। देखो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैंसिल होता है। कैन आई से इन अदर वर्ड्स कंबाइंड लीवरेज इज मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल। क्लियर हो गया? ये कंबाइंड लीवरेज इज मल्टीपल ऑफ बोथ ऑफ दीस थिंग्स। एंड इस अगर मल्टीपल ही है, आप फॉर्मूला अप्लाई करना, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? इट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, तो कंबाइंड लीवरेज का फाइनल फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। क्लियर हो गया जी? अब आगे से हमारी जो बात चलेगी वो चलेगी कंबाइंड लीवरेज की भी। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑपरेटिंग फाइनेंशियल भी पूछेंगे, अब वो कंबाइंड वाला इम्पैक्ट भी हम देखना शुरू करेंगे। ठीक है? तो पूरी इनकम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है एक तरीके से कंबाइंड लीवरेज को, ओवरऑल रिस्क को। इसमें हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला रिस्क भी कवर हो गया और इंटरेस्ट भी कवर हो गया। आउटपुट चेंज होने की वजह से अगर आउटपुट मेरा इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों खर्चे तो अपनी जगह फिक्स्ड है, तो बढ़ चढ़ के फायदा किसको फ्लो करेगा? इक्विटी वालों की। यही अगर आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो बढ़ चढ़ के फिर रिस्क भी किसको मिल रहा है? इक्विटी वालों को। मैग्नीफाइड रिस्क बोल दीजिए या मैग्नीफाइड इम्पैक्ट बोल दीजिए, डिस्प्रोपोर्शनेट वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? हमारा यही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। आइए कंबाइंड लीवरेज का। कंबाइंड लीवरेज की डेफिनेशन, फॉर्मूला तो अभी आपको लिखवा देंगे। कंबाइंड लीवरेज की डेफिनेशन, it is defined as potential use of fixed cost. Fixed cost में fixed operating भी, fixed financial भी, which magnify the effect of sales volume change on EPS. मतलब ये सेल्स का इम्पैक्ट ईपीएस तक बताएगी, ये वो लीवरेज है। फॉर्मूला लिखिए पहले बॉक्स में, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड के डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी ब्रैकेट। एंड इस फॉर्मूला के बगल में रिमार्क लिखेंगे, अप्लाइड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स। अप्लाइड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स। अप्लाइड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स। और फिर यही कंबाइंड लीवरेज का दूसरा फॉर्मूला, it is percentage change in EPS due to percentage change in sales. And आपने रिमार्क लिखना है, change is measured from that level of sales
change is measured from that level of sales for which first formula is applied. जिस आउटपुट लेवल के लिए आपने पहला फॉर्मूला लगाया है उसी आउटपुट लेवल से ही आपको चेंजेस मेजर करने हैं. हाँ जी. अब देखना जरा, हमारा यहाँ पर दूसरा आउटपुट लेवल कौन सा था? 60,000 था. 60,000 से वॉल्यूम लेवल कितना गिरा? 50,000. एक बार है ना, 50,000 को आप अपना ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ये हमारे पास ईयर 1 है एंड दिस इज योर ओरिजिनल. और रिवाइज होकर ईयर 2 में आउटपुट ना 10% से गिर गया. 10% से गिर गया मतलब 45,000 यूनिट्स. और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ईपीएस नाउ, तो आपको दोबारा से 45,000 के लिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है इनकम स्टेटमेंट. आपके लिए ओरिजिनल जो है उसके ऊपर फॉर्मूला लगाओ कंबाइंड लीवरेज का. कंबाइंड लीवरेज इज 4 टाइम्स हियर. मैं कैसे कह सकती हूँ? इसकी ऑपरेटिंग लीवरेज 2 टाइम्स थी 50,000 पर, या और हमारा फाइनेंशियल था 2 टाइम्स. या तो आप ऐसे बोल दो, या सिंपली फॉर्मूला लगाओ कंबाइंड लीवरेज इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी. रह जाएगा इधर. तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है? 50,000 पर 2 लाख. और ईबीटी कितना है? 50,000. अल्टीमेटली व्हाट इज माय कंबाइंड लीवरेज? 4 टाइम्स. 4 टाइम्स सभी के पास आ गया. अब अगर मेरी कंबाइंड लीवरेज है 4 टाइम्स, ये मेरे स्टार्टिंग पॉइंट की है, और इसी स्टार्टिंग पॉइंट से आपने परसेंटेज चेंज मेजर करना है. मैंने आपको बोला 10% से आउटपुट गिरा, तो ईपीएस कितने परसेंट से गिरेगा? ईपीएस 40% से गिरेगा. ईपीएस यानी कि कितना हो जाएगा? ओरिजिनली 7 है, 7 को 40% से गिरा दो 4.2. तो 45,000 यूनिट्स की जब कैलकुलेशन करोगे रिवाइज्ड ईपीएस विल बी 4. ठीक है. कंबाइंड लीवरेज डायरेक्टली आपको ये इम्पैक्ट बता देगी. क्लियर हो गया जी? ओके. अब ऐसा है, यहाँ पर ना ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज की कड़क फिगर्स थी. 2 into 2 4 बड़े प्यार से हो गया है ना. बट जहां पर पॉइंट्स वाली फिगर आती है, जैसे हमारे पास ये 60,000 पर थी, जब आप इन फिगर्स को अप्लाई करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं और एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज होगी. एक तो ऑलरेडी हमने 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिस्ट्रिक्ट की होती है, फिर कहीं ना कहीं एक हमारे पास ना एक्यूरेट आंसर नहीं आता. सो इट इज बेटर जब आपसे कंबाइंड लीवरेज पूछी जाए ना, rather than saying it is operating leverage into financial leverage, आप ये ओरिजिनल फॉर्मूला अप्लाई किया करो. यू विल रिजल्ट इन अ बेटर एक्यूरेसी. ठीक है. हमने ना एक नोट लिख लेना है, और नोट की स्पेस कहाँ पर मिलेगी आपको? या तो टॉप मार्जिन में लिख लीजिए यहाँ पर कि कंबाइंड लीवरेज is operating leverage into financial leverage but to be used as last resort. कहने का मतलब अगर क्वेश्चन कंबाइंड लीवरेज पूछ रहा है उसके अपने फॉर्मूला से निकल सकती है, तो इट इज बेटर अपने फॉर्मूला से निकाल लो. शॉर्टकट मत लगाओ. ये शॉर्टकट एज लास्ट रिजॉर्ट यूज होगा. एंड एक और चीज, वो मैंने आपको फाइनेंशियल लीवरेज में भी लिखवाई हुई है. इफ देर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, इफ देर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, देन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईएटी. अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बराबर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी बराबर परसेंटेज चेंज इन ईएटी. ठीक है. ओके. ठीक है. ओके. अब आप देखिए, कंबाइंड लीवरेज मतलब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क. कहने का मतलब इट डिनोट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क. व्हाट इज बिजनेस रिस्क? कि हमारे पास क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे कवर हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं. व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? हम अपना फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट वगैरह कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. कहा जाता है कि अगर आप दोनों लीवरेज लो रखेंगे मतलब आपकी ओवरऑल कंबाइंड लीवरेज भी लो ही आएगी. ठीक है. तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि हम तो कुछ ज्यादा ही सेफ गेम खेल रहे हैं. इतना भी ठीक नहीं है कि दोनों ही रिस्क आपने अपने कम रखे हैं, फिर तो ज्यादा ही सेफ गेम खेल रहे हैं. फिर तो क्या होगा
कि अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है 10%, तो ईपीएस भी बढ़ तो जाएगा, 10% से मैग्नीफाई होकर 12-13% हो जाएगा, 14% हो जाएगा, बट बहुत मैग्निफिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि हमने कंबाइंड इंग्लिश का नंबर ही छोटा रखा है। अच्छा, अगर हम दोनों ही हाई रख लेंगे, तो कंबाइंड लीवरेज विल ऑल्सो बी वेरी वेरी हाई। तो ये बोल देंगे ये कुछ ज्यादा ही रिस्क हो गया, कि फिर तो आउटपुट गिरा 10% से, लेटर से कंबाइंड लीवरेज इज 8 टाइम्स, ईपीएस गिरेगी 80% से, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना भी नहीं करना। तो हमको चाहिए कि हमारी कंबाइंड लीवरेज ना एक्सट्रीम लो हो ना एक्सट्रीम हाई हो, मॉडरेट हो। मॉडरेट कंबाइंड लीवरेज के लिए आपको इसके दोनों कंपोनेंट में से एक को हाई रखना पड़ेगा, एक को लो रखना पड़ेगा, तभी आपकी रिजल्टिंग फिगर मॉडरेट आएगी। क्लियर है जी ये चीज? अब क्या बेस्ट है, या तो देखो ऑपरेटिंग लीवरेज कम रखोगे, फाइनेंशियल हाई रखोगे तो मॉडरेट आ जाएगा, या उल्टी बात, ऑपरेटिंग हाई रखोगे फाइनेंशियल लो रखोगे तब मॉडरेट आ जाएगा। कहा जाता है ये वाला कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, वेयर ऑपरेटिंग लीवरेज इज लो, फाइनेंशियल रिस्क इज हाई। बिकॉज ऑपरेटिंग लीवरेज जो है, मतलब वो बिजनेस रिस्क से आती है, कहीं ना कहीं बिजनेस रिस्क आता है मेरे इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से, मतलब इन जनरल मेरे मार्केट में क्या चल रहा। ठीक है, कई अगर इकोनॉमिक लॉज चेंज हो गए, कुछ पॉलिसीज चेंज होगी, डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे आउटपुट पर आता है, तो हम इसको बोलते हैं ये थोड़ा लो रखा करो, फिक्स कॉस्ट की जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की कवरेज है। अगर आपने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कम रखा, दैट मीन्स यू आर अर्निंग अ वेरी गुड ईबीआईटी। अब ईबीआईटी के बाद आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे अपनी गेम खेलो, वो आपका डिसीजन होता है कि हाँ जी आप बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट कंपोनेंट का फायदा उठाओगे, तो बढ़ चढ़ के इक्विटी के नाम का ही पैसा बचेगा। अल्टीमेटली हमने क्या पढ़ा हुआ है, अल्टीमेट गोल क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर खुश होने चाहिए। एफएम का अल्टीमेट गोल इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसको हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अपना खुश होना चाहिए। तो ईबीआईटी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्लो कर करा के हमारा ईपीएस भी ज्यादा हो सकता है इफ थिंग्स आर गुड विद अस। ठीक है, बट आप सोचो अगर आपने ऑपरेटिंग लीवरेज ही हाई इनकर कर ली, कहने का मतलब यू हैव इनकर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, दैट मींस ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब कल को ईबीआईटी नीचे गिर सकता है। अब अगर आपने ईबीआईटी नीचे रख लिया, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कम है, फिर ईपीएस को क्या फ्लो करेगा? आप फाइनेंशियल रिस्क को भी लो रख के आपने क्या उखाड़ लिया अल्टीमेटली, जब ईबीआईटी ही नहीं है फर्स्ट प्लेस ज्यादा, तो ईपीएस फिर क्या ही बचेगा? सो इट इज सजेस्टेड दैट आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस रिस्क को थोड़ा सा सेफ गेम खेल जाओ, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन होल लॉट ऑफ फैक्टर्स। फाइनेंशियल रिस्क इज समथिंग विच इज इन योर कंट्रोल ओनली, कंपनी के कंट्रोल में है। आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की सिलेक्शन को लेकर वो आपके हाथ में ही है, कहीं ना कहीं ये बेटर गेम है टू प्ले, ये हमारे हाथ में है। ठीक है जी, ओके। अब मेजोरिटी कॉन्सेप्ट हैज बीन डिस्कस्ड, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। आ जाओ जी, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। अब फर्म्स डिटेल आर एज अंडर, सेल्स दे दी, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया। इट हैज borrowed 10 लाख रुपीस एट 10% per annum, equity share capital, it is in tax bracket of 50%, calculate operating financial combined leverage, return on equity. If sales increase by 6 lakh, what will be the new PBIT? इनकम स्टेटमेंट बनाकर ये 3 रिक्वायरमेंट के आंसर आप दे सकते हैं क्विकली, जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। इनकम स्टेटमेंट बनाइए और पहली 3 रिक्वायरमेंट के आंसर दीजिए। एक सेकेंड सिमरन, आपके बीकॉम एग्जाम्स कब से हैं? 30 से। और आप सभी का सेम कौन सा है? थर्ड। मेरे को कोई बच्चा डेट शीट शेयर कर देगा? उसमें सब से बना के सर को वही वाली आंसर उसमें तो बहुत सारा गैप है, तो ठीक है ठीक है। आपको डेट्स याद है? 30 है, फिर ऐसे छोड़ो। हमारे एग्जाम है जस्ट मंडे, हाँ थर्सडे मंडे थर्सडे मंडे थर्सडे मंडे थर्सडे। ओके, 30 से स्टार्ट होती है, नेक्स्ट थर्सडे से स्टार्ट है, फिर मंडे को पहले था मंडे थर्सडे ट्यूसडे और 30 से 8 तक नेक्स्ट, 30 से 8 तक। ठीक है जी। नहीं I'm saying it's outside.
हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट बन गई। वही पर दिक्कत आ रही है तो बता देना इनकम स्टेटमेंट बनाने में। हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर आ रहा है किसके पास? 6 टाइम्स। 2 टाइम्स है बेटा, 2 टाइम्स है। बच्चे अब कंबाइंड में शॉर्टकट मारकर लिख सकते हो तो कड़क फिगर है 6 × 2 12 टाइम्स। बट इट इज बेटर कि हमको आदत ही लगी रहे कि हम प्रॉपर फॉर्मूला से आंसर कर रहे हैं। कंबाइंड लीवरेज का प्रॉपर फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो आप सीधा कंट्रीब्यूशन पकड़ो 12 लाख अपॉन ईबीटी हमारे पास 1 लाख, आंसर आ रहा है 12 टाइम्स। ठीक हो गया जी? लास्ट, क्या लास्ट में क्या बता रहे हो? लास्ट न्यू, हाँ हाँ, कितनी आ रही न्यू बीआईटी का आंसर? सॉरी 5 लाख। ठीक है, पहले फोर्थ रिक्वायरमेंट पर फोकस करें। सभी लोगों की होगी लीवरेज कैलकुलेट, तीनों तीनों आगे। चलो फोर्थ रिक्वायरमेंट देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी। बच्चा दिस इज अ परसेंटेज कि कितना परसेंट इक्विटी वालों ने कमाया। इसका फॉर्मूला बुक में भी लिख सकते हैं, कॉपी में भी लिख सकते हैं, रेशियो एनालिसिस में तो आता ही आता है, और भी बहुत जगह चैप्टर्स में आता रहेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी सिंपली इक्विटी शेयर होल्डर फंड इन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अर्निंग्स फॉर इक्विटी। इस क्वेश्चन में जो पैट था वही आपका अर्निंग्स फॉर इक्विटी है। कितना था पैट? 50,000। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, वैसे इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास एक ही चीज है विच इज 10 लाख, तो आंसर आ रहा है 5%। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर अर्निंग 5% ऑन देयर वैल्यू, इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है जी? ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, if sales increase by 6 lakh what will be the new EBIT? कौन सी लीवरेज है, कौन सी लीवरेज है जो कि सेल्स का इम्पैक्ट ईबीआईटी पर बताती है? ऑपरेटिंग लीवरेज। अब ना नेक्स्ट क्लास से आपको पता होना चाहिए, जब ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी लीवरेज की एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल या कंबाइंड, तो सेल्स का इम्पैक्ट ईबीआईटी पर ये ऑपरेटिंग लीवरेज बताती है। रादर देन प्रिपेयरिंग अ न्यू इनकम स्टेटमेंट आपको ऑपरेटिंग लीवरेज का इस्तेमाल करना है। पहले तो आप बताओ परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है? 25। इन्होंने बोला सेल्स इंक्रीज बाय 6 लाख, कहां से? 24 लाख से। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज 25%। फिर आपने इस्तेमाल किया ऑपरेटिंग लीवरेज, इट इज परसेंटेज चेंज इन ईडीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऑपरेटिंग लीवरेज का आपने आंसर कैलकुलेट किया हुआ है 6 टाइम्स, ये 25 है जी। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज 150%। अपवर्ड्स चेंज है, इन्होंने सेल्स इंक्रीज होने की बात की थी, यानी कि ईबीआईटी भी इंक्रीज ही होगा जी। तो रिवाइज्ड ईबीआईटी
इंक्रीज है 150% से। आपका ओरिजिनल ईबीआईटी कितना था? 2 लाख। 2 लाख को इंक्रीज करोगे 150% से, डन हो गया? डन हो गया। चलो अब हमने करनी है सेवा। कैलकुलेट न्यू ईपीएस। कैलकुलेट न्यू ईपीएस if output declines by 5%. Calculate new EPS if output declines by 5%. EPS तो हमने कैलकुलेट किया भी नहीं था, किया हुआ है EPS कैलकुलेट हमने इस क्वेश्चन में। ओरिजिनल EPS कितना आ रहा है आपका? 5 है। अच्छा, ओरिजिनल EPS आपके पास 5 है, तो अब रिवाइज्ड EPS कितना होगा? डिक्रीज होगा ना आउटपुट डिक्लाइन में? 60% से, ठीक है। 5 को 60% से गिरा रहे हो मतलब 2। 2। हाँ जी, कौन सी लीवरेज अप्लाई हो रही है? कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज एक्सप्लेन करती है सेल्स का इम्पैक्ट ऑन ईपीएस, पूरी इनकम स्टेटमेंट को कवर करते हुए कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला लिखोगे, इट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कंबाइंड लीवरेज 12 टाइम्स आई हुई है और मेरा परसेंटेज चेंज 5% है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना आ गया? 60%। नेगेटिव साइड लेफ्ट माइनस होगा तो रिवाइज्ड ईपीएस। ओरिजिनल 5 है, इसको गिराओगे 60% से तो आ गया 2। ठीक है जी। एक और सेवा, लास्ट सेवा। लास्ट सेवा, इफ ईबीआईटी changes to ₹4 lakh, calculate new EPS। ओरिजिनल ईबीआईटी कितना था? 2 लाख। 2 लाख। इफ ईबीआईटी चेंजेस टू 4 लाख, एक काम करो इस फिगर को 3 लाख करो, बेटर रहेगी। इफ ईबीआईटी चेंजेस टू 3 लाख, कैलकुलेट न्यू ईपीएस। इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी, लीवरेज कॉन्सेप्ट अप्लाई। हाँ जी, पहले तो बताओ कौन सी लीवरेज जो ईबीआईटी फाइनेंशियल लीवरेज। आप ना पहले परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैलकुलेट करो। ईबीआईटी 1 लाख से बढ़ गया, कहां से बढ़ा है? 2 लाख से, मतलब 50% से ईबीआईटी बढ़ा। अब लगाओ फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल लीवरेज आपकी कितनी थी? 2 टाइम्स। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विल बी 100%। 100%। मेरा ईबीआईटी बढ़ा था तो ईपीएस भी 100% से बढ़ेगा। ओरिजिनली कितना था ईपीएस? 5। इसको 100% से बढ़ाना मतलब 5 से ही बढ़ा देना, तो रिवाइज्ड ईपीएस विल बी 10। देख लीजिए, ठीक हो गया, डन हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आ जाए। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 14, बीटाट्रॉनिक्स लिमिटेड वाला।
Datatronics Limited has the following balance sheet and income statement information. हमारे पास बैलेंस शीट में है इक्विटी कैपिटल 10% डेट रिटेन्ड अर्निंग्स एंड करंट लायबिलिटीज एंड हमारे पास एक सेकंड लीजिए नेट फिक्स्ड एसेट्स है करंट एसेट्स है ठीक है इनकम स्टेटमेंट में सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके डायरेक्टली ईबीआईटी मतलब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेरिएबल भी है और फिक्स भी है ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करके ईबीटी विद ईबीटी कैलकुलेटेड है रिक्वायरमेंट ए determine the degree of operating financial and combined leverage at current sales level if all operating expenses other than depreciation are variable cost देखिए डेप्रिसिएशन फिक्स है मतलब और 1,20,000 में से ये फिक्स डेप्रिसिएशन को निकालो बाकी का खर्चा 60,000 वो वेरिएबल कॉस्ट है ठीक है हम अपने क्या करेंगे इनकम स्टेटमेंट इफ नॉट कंप्लीट बनाए एटलीस्ट हम इस लेवल तक रिफाइन कर लेते हैं बिकॉज ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए आई नीड कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स राइट तो बस एक बार वो रिफाइन कर लो अपने पास 3-4 लाइनों में एंड यू कैन आंसर लीवरेजेस तीनों लीवरेजेस कैलकुलेट करके बता सकते हो इनकम स्टेटमेंट रेस्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड परसेंटेज चेंज वाली एप्लीकेशन भी है ना तो आई वुड इंसिस्ट कैलकुलेटिंग लीवरेजेस अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस फॉर बेटर एक्यूरेसी लीवरेजेस के आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा 'कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी आ रही है 2,80,000 ईबीआईटी के बियॉन्ड रिपीट करने की जरूरत नहीं है इनकम स्टेटमेंट को चलो लीवरेजेस के आंसर दे बिल्कुल ठीक है ऑपरेटिंग लीकेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 1.2727 times फाइनेंशियल लीवरेज 1.375 बिल्कुल ठीक है रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ईबीआईटी 2,20,000 अपॉन ईबीटी कितना है 1,60,000 तो ये आ गया हमारे पास 1.375 टाइम्स और लास्ट कंबाइंड लीवरेज जी 1.75 टाइम्स सभी बच्चे देख लीजिए आपके पास ये तीनों आंसर्स आ रहे हैं ठीक है जिनका हो गया है वो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट अपने लेवल पर रीड करें उसको आंसर करने की कोशिश करें हाँ जी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ठीक है बिल्कुल ठीक है क्या कह रहे हैं इफ टोटल एसेट्स रिमेन एट सेम लेवल बट सेल्स इंक्रीज बाय 20% पहला दूसरा सेल्स डिक्रीज बाय 20% व्हाट विल बी ईबीएस एट न्यू सेल्स लेवल कौन सी लीवरेज की एप्लीकेशन कंबाइंड सेल्स का इंपैक्ट ऑन ईबीएस मतलब कंबाइंड लीवरेज बताएंगे चलिए तो आपने ना सेकंड रिक्वायरमेंट में कंबाइंड लीवरेज का पहले तो फॉर्मूला लिखा
इट इज परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ जी, ये आंसर मेरे पास 1.75 है। एंड सेल्स में दोनों जगह चेंज वर्ड 20% ही है। हाँ जी, 35% से ईपीएस हमारा चेंज हो जाए। अब डाउनवर्ड चेंज भी प्लॉट कर लीजिए और अपवर्ड चेंज भी प्लॉट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, वैल्यू इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी दी ईपीएस। तो पहले आपको ओरिजिनल ईपीएस पता होनी चाहिए। ओरिजिनल ईपीएस कितनी है? 1,04,000 हमारे पास ईएटी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 80,000। चलो रिवाइज ईपीएस। पहली रिक्वायरमेंट में सेल्स बढ़ रही थी तो ईपीएस भी बढ़ेगा 1.3 से 1.75 जी। और सेकंड रिक्वायरमेंट में गिरेगा 0.84। ये देखिए रिवाइज ईपीएस के आंसर्स लिख लीजिए। हाँ जी, डन। सिंपल है, कमांड लीवरेज भी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 जाएगा आपके होमवर्क में, समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जाएगा आपके होमवर्क में। Calculate operating leverage, financial leverage, combined leverage from following data under situation 1 and 2 and financial plans A and B. It's question number 15. आपके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4,000 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 75%, यानी कि असली में आउटपुट कितना है 3,000। सेलिंग प्राइस दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया। फिक्स कॉस्ट अंडर टू सिचुएशंस डिफरेंट है। देखिए दो फिक्स कॉस्ट है तो क्लियर कट है कि दो अलग अलग ईबीआईटी आएंगे, तो एटलीस्ट ऑपरेटिंग लीवरेज दो अलग अलग निकलेगी। कंट्रीब्यूशन तक तो सेम बात है, बट क्योंकि ईबीआईटी दो अलग अलग है इसलिए दो अलग अलग ऑपरेटिंग लीवरेज। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी, इक्विटी और डेट के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अब डेट की अमाउंट अलग है तो इंटरेस्ट की अमाउंट भी अलग है, तो इंटरेस्ट भी दो अलग अलग है। सो ईबीआईटी दो, उनके आगे इंटरेस्ट होने वाले भी दो, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए? चार। तो फाइनेंशियल लीवरेज भी चार निकले। हमारे इनकम स्टेटमेंट जैसे सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है, तोड़ तोड़ के बनेगी, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कंबाइंड लीवरेज कितनी आई? कंबाइंड लीवरेज कितनी आई? 8। सोचो एक बार, कंबाइंड लीवरेज कितनी आएंगी? कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा? सिंप्लीफाई होके कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कंट्रीब्यूशन तो कॉमन ही है, ईबीटी कितने निकलेंगे? चार। चार ईबीटी तो कंबाइंड लीवरेज भी चार ही निकले, ठीक है ना। होमवर्क में ले जाओ इसे, इसे होमवर्क में ले जाओ। जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया हुआ है सिमिलर बेसिस पे सॉल्व करना है। इट इज जस्ट दैट कंबाइंड लीवरेज अब और कैलकुलेट करनी है, आराम से हो जाएगी आपके पास। ये होमवर्क में जा रहा है, नहीं हुआ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए जी, अभी हमने टेकअप करना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए प्लीज। A company had the following balance sheet as on 31st March 2014. बैलेंस शीट में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, 15% डिबेंचर्स है, करंट लायबिलिटीज है, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन एज अंडर फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि ये ऑपरेटिंग वाला फिक्स्ड कॉस्ट है जो कंट्रीब्यूशन से माइनस होता है, ये वो है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 65%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 65% है, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बोलते हैं। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस में भी, बट इसका फॉर्मूला रहता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। इसका फॉर्मूला रहता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स।
और इनकम टैक्स रेट दे दिया। कैलकुलेट फॉलोइंग ईपीएस और तीनों लीवरेजेस। काम क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी। और इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले आई थिंक हमको ये टर्नओवर रेशो का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही मेरा गायब है, सेल्स गायब है। चलो कर लेते हैं स्टार्ट। बहुत सिंपल है जी। ऐसा है, मैं चाहूँ तो अभी रिमेनिंग चैप्टर में आपको होमवर्क में दे दूंगी, बट इतना मैं कष्ट दूंगी नहीं आपको, क्लास में काफी काम करेंगे। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, इट इज सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। हाँ जी, ये टर्नओवर रेशो है आपके पास 2.5। टोटल एसेट्स कितने हैं, 20। तो सेल्स हमारे पास आ रही है 50 करोड़। वो करोड़ में फिगर चल रही है, सेल्स की फिगर आ गई 50 करोड़। चलो इनकम स्टेटमेंट बनाओ। आप चाहो तो इनकम स्टेटमेंट को रुपीस इन करोड़ में बना सकते हो, जीरो का चक्कर नहीं रहेगा। इन करोड़। चलिए, सेल्स 50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और क्वेश्चन बता रहा था वेरिएबल कॉस्ट था 65% ऑफ सेल्स, तो कितना आ गया 32.5। हमारे पास आई कंट्रीब्यूशन कितना, माइनस करेंगे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो है हमारे पास 4। तो ईबीआईटी आ गया 13.5। ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। बैलेंस शीट में हमको डिबेंचर्स बताए जा रहे हैं 15% डिबेंचर्स ऑफ 10 करोड़, तो 1.5 का इंटरेस्ट है। तो हमारे पास आ गया ईबीटी 12। माइनस करेंगे यहाँ से टैक्स एट द रेट 30%, हमारे पास आ गया ईएटी कितना आ गया 8.4। और कैपिटल स्ट्रक्चर में पता चल रहा है देयर इज नो प्रेफरेंशियल कैपिटल, यानी कि यही ईएटी है और यही अर्निंग्स फॉर इक्विटी है। अर्निंग्स फॉर इक्विटी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं आपके पास, 50 लाख। अगर हम इन करोड़ काम कर रहे हैं तो 0.5 करोड़, तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगा 16.8। चेक कीजिए। ठीक है, कैलकुलेट करिए तीनों लीवरेजेस। 1.296। ठीक है जी, ऑपरेटिंग लीवरेज आगे यूज नहीं हो रही तो 2 डेसिमल बेसिस पे भी खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल 1.125। 1.46 या 1.4583, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। डन हो गया। ओके।
चलिए बच्चे, एब्सोल्युटली सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क, बट ना रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ना जरा। लिखिए सब जी, उससे भी पहले वाली लाइन, 4 पॉइंट से पहले वाली लाइन, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट। कमेंट, सिंपली कमेंट, पता है क्या डेफिनेशंस एक ही क्या है, ईपीएस क्या बताती है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज क्या क्या बताती है, और डेफिनेशन लिख लीजिएगा, दैट इज योर कमेंट। डेफिनेशन मैंने आपको मार्क करवाई हुई, बस। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 22 आपके होमवर्क में जा रहा है। ये 16th हो गया सभी के पास। चलो क्वेश्चन नंबर 17। जी, कंसिडर दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ओमेगा लिमिटेड। हमारे पास ईबीआईटी है, ईबीटी है और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। ये कौन सी लीवरेज की एप्लीकेशन मांग रहे हैं, कंबाइंड लीवरेज। तो आपको कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करनी है, करो कैलकुलेट। एनीवन इज रेडी विद देयर आंसर, बता सकते हैं लीवरेज का आंसर। लीवरेज आ रही 1.1। नहीं, आप कितने बता रहे हैं? 2.475 इज द आंसर। 1.1 कैसे आ रही है बताना, तो क्या कैलकुलेशन की है? कंट्रीब्यूशन पहले हमने निकाली है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है और ईपीआईटी है। जी ठीक है, उसको प्लस कर दिया तो हमारा आ गया 17325। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया ऑपरेटिंग लीवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईपीआईटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी होता है, कंबाइंड लीवरेज लग रही है ना। मैंने ऑपरेटिंग लीवरेज, अपने ऑपरेटिंग लीवरेज देखिए ध्यान से। पहली बात हमने पता की थी यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट लगेगा कंबाइंड लीवरेज का। कंबाइंड लीवरेज के लिए आपको कंट्रीब्यूशन से शुरुआत करनी है, प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट तो बन ही नहीं पा रही थी। वी नो दैट कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो यू अराइव एट ईबीआईटी। आपके पास ईबीआईटी है 15750, आपके पास फिक्स कॉस्ट है 1575। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, 1735 कंट्रीब्यूशन आ गया। और उसके बाद आपने कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला लगाया, इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो सिंप्लीफाई होकर यही रह जाएगा। कंट्रीब्यूशन है और ईबीटी है, ईबीटी कितना है 7000। 17325 डिवाइडेड बाय 7000 करके आप आंसर बता रहे हैं 2.475। 2.475 आगे जी। जो हम कर रहे थे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, इसमें तो ऑपरेटिंग इंटू फाइनेंशियल लीवरेज भी सेम आएगा, बट वो लंबा तरीका हो गया ना। आप पहले ऑपरेटिंग लीवरेज अलग से निकाल रहे हो, फिर आप फाइनेंशियल निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर कंबाइंड आएगी, फिर आगे मेन रिक्वायरमेंट का आंसर है। ये गलत नहीं होगा, लंबा तरीका है बट। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स और 12.375। परसेंटेज चेंज इन अर्निंग्स का आंसर है 12.375%। इफ एनीवन वांट्स मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपरली तो बता दीजिए, अदरवाइज वैसे काफी सिंपल है। हाँ जी डन, ठीक हो गया। 12.375 आ गया सभी के पास। सिमिलर क्वेश्चन है 19th होमवर्क में जा रहा है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 19th होमवर्क में चला जाएगा। ठीक है, चलो अब 18th पर आ जाओ जी। 18th पर
क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज. A company operates at a production level of 5,000 units. Contribution is 60 per unit. Operating leverage is 6. Combined leverage is 24. If tax rate is 30%, what would be the earnings after tax? इंफॉर्मेशन दे दी बहुत सारी. ईएटी पूछ रहे हैं. चलो जी शुरू हो जाओ. क्या हुआ संजना, थक गए? बस फिर ये तो है, सेम होता है, वैरायटी होती नहीं है तो बोरिंग है, थक जाते हैं. फिर वैरायटी होती है तो फिर वैरायटी है क्यों, अलग अलग सा क्यों है सारा. तंग कर रहा है चैप्टर है. नहीं कौन से बन चाहिए. बढ़िया. करो जी करो, शाबाश. शाबाश शाबाश. 3 मिनट में हो जाना चाहिए ये. 3 मिनट बहुत दे रही हूँ मैं आपको, ज्यादा ही दे रही हूँ, फटाफट से करो. हाँ जी. इट शुड हैव बीन सॉल्व बाय नाउ. 1.75. क्या चीज 1.75? नहीं इतना छोटा तो नहीं. 8750 रुपीज. 8750 इज द आंसर. कैसे निकाला नमन 8750? एग्जैक्टली. इतना आप लोग प्रोबेबली इनकम स्टेटमेंट बनाने में लगे होंगे. नहीं, ऑपरेटिंग लीवरेज का इस्तेमाल ही नहीं होना इधर. मैं वही कह रही हूँ, इनकम स्टेटमेंट बनाकर कंट्रीब्यूशन टू ईबीआईटी पहुंचोगे, फिर ईबीआईटी से फिर फाइनेंशियल लीवरेज निकालकर ईबीआईटी से ईबीटी तक पहुंचने की कोशिश करोगे. यही कर रहे हो. ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? तो उससे कंट्रीब्यूशन तो देखो पहले से ही पता है हमको. मैं कह रही हूँ ईबीआईटी चाहिए ही नहीं. देयर इज अ वे जिससे हम कंट्रीब्यूशन से डायरेक्ट ईबीटी पर पहुंच सकते हैं. बीच की इनकम स्टेटमेंट की कंट्रीब्यूशन में से कितना फिक्स कॉस्ट है तो ईबीआईटी आया, कितना इंटरेस्ट है तो ईबीटी आएगा. कंबाइंड लीवरेज डायरेक्ट इस्तेमाल करो. आपको ना ऑपरेटिंग लीवरेज सॉल्व करनी, ना आपको फाइनेंशियल लीवरेज सॉल्व करनी. सिंपली यू कैलकुलेटेड योर कंट्रीब्यूशन एज कितने यूनिट्स किए जी? 5,000 यूनिट्स इंटू 60 पर यूनिट. तो आपके पास ये कितना आ गया? 3 लाख. आपने उसी के उसी टाइम बिना कोई इनकम स्टेटमेंट बनाए कंबाइंड लीवरेज का कॉन्सेप्ट लगाया. इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी. प्रॉपर फॉर्मूला लिखने की आदत डालो, वो हमें पता है सिंप्लीफाई होकर इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी. कंबाइंड लीवरेज क्वेश्चन में कितनी बताई जा रही है? 24. ये 3 लाख है तो आपके पास ईबीटी आ जाएगा 12,500. अब ईबीटी अगर आपके पास 12,500 है, यहाँ से आप टैक्स माइनस करवाओगे कितना है? 30%. ईएटी आ जाएगा 8,750. छोटा सोल्यूशन हो गया. अदरवाइज जो आप कर रहे हो मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ, वो भी ठीक है, बट वो लंबा तरीका है. ठीक है जी, कंप्लीट कर लीजिए. दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 18. हाँ जी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में है. क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में है.
ये हटा दे स्क्रीन। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में। अच्छा, 21 इज लॉन्ग टर्म पेंडिंग। मैंने आपको लास्ट क्लास की लिस्ट शुरू करवाई थी पेंडिंग टॉपिक्स की, उसमें बगल में लिख लेना 21। 20 होमवर्क में है और 21 लॉन्ग टर्म पेंडिंग है। 22 मैं आपको पहले होमवर्क में बता चुकी हूँ, राइट। तो ये होमवर्क है, ये पेंडिंग है। 22 पहले का ही होमवर्क है। 23 बेटा जाएगा तो होमवर्क में ही देखो। बट इधर ना एक लैंग्वेज तंग कर रही है। एनुअल सेल्स देती 60 लाख, सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 150%। इससे आप क्या मतलब समझते हैं? सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, मतलब इफ यू वांट टू अराइव एट वेरिएबल कॉस्ट फिगर, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट फिगर फॉर मी। सेल्स वेरिएबल 100, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल उसका 150% है सेल्स। 40 लाख। 40 लाख बहुत बच्चे इसको पता है कैसे ले जाते हैं कि सेल्स का 150% है वेरिएबल कॉस्ट। कई बार तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है, काम ही नहीं होता है जब, है ना। तो बेसिकली 60 लाख डिवाइडेड बाय 150% करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी 40। मल्टीप्लाई नहीं करना 150, ठीक है ना। बस ये लैंग्वेज का ध्यान रखना है। 23 आपके होमवर्क में। 24 मैंने करवाना है, 25 मैंने करवाना है बाद में। 26, चलो बच्चे 26 ना एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है मई 2018। अभी बैठ के सॉल्व करके बताओ, अभी सॉल्व करके बताओ। 26 क्वेश्चन 5 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है। अब तो क्या, अब तो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल। इधर लगेगा ही वही, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब तो आपको ऑपरेटिंग मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल इज इक्वल टू कंबाइंड यूज करना ही है। फाइनेंशियल, ठीक है। Combined leverage is multiple of operating leverage and financial leverage. Combined leverage 2.16 है, operating 1.2 है, तो financial का आंसर आ गया हमारे पास 1.8 टाइम्स। चलो तो बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट और पीवी रेशो इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा ब्लैंक फॉर्मेट। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट का ब्लैंक फॉर्मेट तैयार है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्या वर्किंग नोट बनाना है? फाइनेंशियल लीवरेज का वर्किंग, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज का वैसे फॉर्मूला बनेगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, बट ईबीआईटी को तो एज इट इज रखकर ईबीटी को यू कैन रिफाइन इट एज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फिगर आपके पास 10 लाख की है, यहाँ से आप ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप ईबीआईटी कैलकुलेट कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ईबीआईटी आपके पास आ रहा है 22,50,000। चेक कीजिए, सभी के पास आ रहा है 22,50,000 सॉल्व करके। ऑपरेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन
27 जी। तो मतलब क्वेश्चन है फिक्स कॉस्ट की रिक्वायरमेंट पूछी है, वो कितनी आ रही है? 40, वो 4,50,000। हम्म। हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज को सॉल्व किया तो कंट्रीब्यूशन की फिगर आ रही है 27 लाख। इस कंट्रीब्यूशन के फिगर से दो बातें पता चलती है, एक तो क्वेश्चन है जो फिक्स कॉस्ट पूछा 4.5 लाख आंसर आ जाएगा, और एक क्वेश्चन है हमसे पूछा पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, 27 लाख 100 लाख का कितना परसेंट है, 27%। पीवी रेशो का आंसर 27%। कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। एंड इफ यू नीड द प्रॉपर सॉल्यूशन लेट मी नो। अगर विद ऑल स्टेप्स प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए बता दीजिए। हाँ जी डन। पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। डन हो गया? ओके। अब इसके बाद मैं आपको कोई क्वेश्चन करने को नहीं बोलूंगी, बट होमवर्क और बता रहे हैं बच्चे। ट्यूसडे मेरा ऑफ है, आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगेंगी, बट नेक्स्ट अपकमिंग ट्यूसडे एफएम की क्लास नहीं है। ठीक है, डेट पड़ेगी 28 तारीख, और उसके बाद क्या है, थर्सडे फिर आपका पेपर है। सो हमें नहीं मालूम है हमारी नेक्स्ट क्लास कब लग रही है, बट काफी गैप हो जाएगा, तो होमवर्क में अच्छा खासा भी आपको देखी जाए। ठीक है, चलो जी। 26 क्लोज करते हैं। 27 अभी नहीं करना, 28 देखिए, 28 होमवर्क में जा रहा है वैसे। 28 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू 4 फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज पूछ रहे हैं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन गिवन है चेंज इन रेवेन्यू, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, चेंज इन ईपीएस। चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम किस चीज का दूसरा नाम हो सकता है? ऑपरेटिंग इनकम, ईबीआईटी। ईबीआईटी। अब बताओ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में परसेंटेज चेंज इन क्या था, न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स हो जाएगा। कंबाइंड लीवरेज परसेंटेज चेंज इन ईबीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स हो जाएगा। होमवर्क में कर लेना। 29 अभी नहीं, 30th अभी नहीं, 31st अभी नहीं, 32nd देखो बेटा, होमवर्क नहीं जा रहा है वैसे तो। 32nd, बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग डेटा ऑफ एमटी लिमिटेड अंडर सिचुएशंस 1, 2 एंड 3 एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी इज गिवन। हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, एक्चुअल प्रोडक्शन है, काम हमको एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से करना है, सेलिंग प्राइस दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, तीन सिचुएशंस के तीन अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट हैं। तो कंट्रीब्यूशन तो कॉमन आ रही है, बट तीन अगर फिक्स्ड कॉस्ट हो गए तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी आएंगी? तीन आई। ठीक है जी। उसके बाद फाइनेंशियल प्लान ए और बी, जहां पर अलग अलग अमाउंट ऑफ डेट है, तो मतलब इंटरेस्ट आगे दो दो हैं, तीन अलग अलग ईबीआईटी है, और उनके भी आगे दो अलग अलग इंटरेस्ट है, तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए फाइनेंशियल लीवरेज निकालने के? छह, छह फाइनेंशियल लीवरेज है। रिक्वायरमेंट आपसे क्या पूछी है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज, फिर फाइंड आउट कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज व्हिच गिव द हाईएस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीवरेजेस को हम प्यार से क्या बोलते हैं? कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज भी छह ही निकल रही है आपके पास, क्योंकि छह अलग अलग ईबीटी है। ठीक है ना? तो आपको फिर वो कॉम्बिनेशन में बताना है विच कॉम्बिनेशन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कंबाइंड लीवरेज, विच कॉम्बिनेशन हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ कंबाइंड। तो जा रहा है कैलकुलेशन वाला पार्ट या प्योरली, तो मैं आपके होमवर्क में असाइन कर रही हूँ। ऑब्वियसली हम होमवर्क डिस्कस तो करेंगे, तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट डिस्कस हो जाएगी। 33 अभी नहीं, 34 अभी नहीं, 35th देखिए, जा रहा है होमवर्क में ही। कंपनी पी एंड क्यू आर हैविंग सेम अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा, हाउएवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ कंपनी पी इज 0.2। मैंने यहाँ पर P लिखा और मैंने यहाँ पर Q लिखा। एमओएस कह रहे हैं इसका 0.2 है। हमें पता है ऑपरेटिंग लीवरेजेस 1 एमओएस रेशो यानी कि 5 हो जाएगी। एंड फॉर कंपनी Q it is 1.25 times than that of company P. MOS of Q is 1.25 times of MOS of P. कितना हो गया? 1.25 इंटू 0.2 करो, 0.25 आ गया।
दैट मीन्स कंपनी क्यू की ऑपरेटिंग लीवरेज है 4 टाइम्स। ये चीज क्लैरिफाई होगी, चाहे क्वेश्चन में साथ साथ लिख सकते हो आप ये। फिर इंटरेस्ट बता रहे हैं, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी पी इज 1.5 लाख एंड फॉर कंपनी क्यू इट इज 1/3 लेस देन दैट ऑफ कंपनी पी। 150 में से 1/3 लेस कर दो इसका, मतलब 1 लाख बच गया। क्यू का इंटरेस्ट है 1 लाख। फिर फर्दर फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ कंपनी पी इज 4 एंड फॉर कंपनी क्यू इज 75% ऑफ कंपनी पी। 4 का 75% 3। फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ कंपनी क्यू इज 3। अदर इंफॉर्मेशन देती एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। जैसे आज क्वेश्चन किए वैसा बन गया, सिंप्लीफाई होके, है ना, मिसिंग फिगर्स वाला, तो ये होमवर्क में चला जाएगा। ठीक हो गया जी? ओके, ये तो थे बुक के क्वेश्चन का होमवर्क। इसके बाद एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आओ। फर्स्ट वाला तो अभी भी आप करके बैठे हो, जो अभी अभी मैंने आपको दिया था, फाइनेंशियल लीवरेज वाला। सेकंड देख लो बेटा, सेकंड कमेंट पूछा, कमेंट और वही रिक्वायरमेंट्स है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में ला रहे हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2 होमवर्क में, एग्जामिनेशन क्वेश्चन 3 होमवर्क में है। फोर्थ बेशक अभी छोड़ दो, फिफ्थ बेशक अभी छोड़ दो, सिक्स बेशक अभी छोड़ दो, सेवेंथ होमवर्क में, 10th कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। 9th अभी छोड़ दो, 10th अभी छोड़ दो। बच्चे मई 23 वाला क्वेश्चन ना अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है, देखो पेपर में आया हुआ है और ड्राफ्टिंग एरर के साथ आया हुआ है। इसमें एक लीवरेज ना 0 पॉइंट समथिंग आ रही है और हमें बता डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार इसको ट्राई करना, हम डिस्कस जरूर करेंगे, बट पहली कोशिश आपकी तरफ से होगी मई 23 वाली क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही, काफी होमवर्क मिल गया। नेक्स्ट क्लास में सभी का हो जाना चाहिए कंप्लीट। मिलते हैं, बाय बाय।